but the one who has to clear prelims first time have to give conscious efforts. So if you fail in polity, you fail in prelims. So there are few subjects which are very important. You cannot miss on those subjects like polity, economics, environment, geography, IR, current affairs. I usually go for the PT 365. It is 60% practice and 40% knowledge which helps in clearing UPSC. GS2, GS4, essay, optional. These are the papers which ensure your rank और आपका जो स्कोर कितना अच्छा होगा उस पर। ऐसे में एक मेंटर की सख्त ज़रूरत है। देखो मेरा तो सिंपल था, मैं खुद टॉपर्स को भी बहुत पढ़ता था और जिस टॉपर का कुछ अप्रोच पसंद आ जाता आई जस्ट रेप्लिकेट इट। तो गलतियाँ आपको मॉक टेस्ट से पता चलती है। तो जितने ज़्यादा मॉक देंगे रिवीजन उतना बेटर होगा। बोलते हैं ना ये ट्रिनिटी है, ऐसे GS4 और ऑप्शनल, अगर आप इन पे कमांड है आपका गोल्डन ट्रिनिटी, यानी अगर ये चीज़ अगर आपके बस में है तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट को आप ये कंपनसेट कर लोगे। थैंक्स अ लॉट। आई एम पंकज सोनी और इस साल मेरा 130th रैंक आया यूपीएससी में एंड आई बिलोंग टू पाली डिस्ट्रिक्ट। होम टाउन मेरा जेतारन में है एंड मैं आपको पहले मेरा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ, व्हाट्स माय बैकग्राउंड, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा आपको रिगार्डिंग व्हाट्स माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड हाउ आई प्रिपेयर्ड। तो मेरा स्कूलिंग मोस्टली राजस्थान में ही हुआ है। मेरा होम टाउन है जेतारन, वहाँ से मैंने अपना 10th तक का एजुकेशन किया है। उसके बाद मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया था एंड उसके बाद मैंने सीए परस्यू किया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड सीए मैंने क्वालिफाई करने के बाद में मेरा जॉब लग गया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। तो मैंने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पे 6 years का जॉब किया था एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैव अटेम्प्टेड फॉर यूपीएससी एंड 4 बार मेरा प्री क्लियर हुआ है और 3 बार मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है एंड 2 बार फाइनलिस्ट में नाम हुआ है मेरा। लास्ट ईयर मेरा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में हुआ था एंड दिस ईयर आईएएस मिल जाएगा होपफुली। तो दीज आर माई मेरा एक दोस्त भी है जो मेरे साथ पाली हॉस्टल में पढ़ता था, स्पेशली आया है पीयूष। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले मेरे को मार्क्स दिखाना चाहूँगा ताकि उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर पाऊँगा और आप भी मुझसे इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। बिकॉज कोई भी स्टूडेंट हर एरियाज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे मेरे कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कुछ में नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट कि आपको हर सब्जेक्ट में एक्सेल करना है या फिर हर सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। 2022, 2023, 2024 एंड 2025 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है मेरा। तो मैं आपको मेरे जीएस के नंबर्स बता देता हूँ। 122 थे मेरे फर्स्ट टाइम, 95 थे मेरे सेकेंड टाइम, 110 थे मेरे थर्ड टाइम एंड दिस ईयर 127 थे मेरे। एंड इस साल मेरा मेंस नहीं हुआ था, मार्क्स मेरे पास है नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा। 743 मेरे इस साल मेंस में थे टोटल, 760 थे इसमें एंड 801 थे मेरे इस साल। तो ये मेरे टोटल्स हैं। आप देख सकते हैं GS1 में मेरा जो कि GS का पेपर होता है, CSET तो मेरा क्वालिफाई हो जाता था और इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं आते थे। नॉर्मली इट इज़ रेंजिंग बिटवीन 80 to 100 and I also put effort only for those numbers. So as I belongs to from commerce background, so it is very easy for me to attempt CSET paper. So I usually not put so much efforts in it. I just give couple of mocks and go for exam. But I use some tactics so that I will not fail this paper, because giving mocks and giving real examination is very different thing. In mocks we can score better because of freedom and we have choice to take risk, but in real examination we lack some freedom because of time pressure। and GS1 का पेपर देने के बाद में लगता है कि it's very difficult for us, so most of the time we will not attempt or we attempt half-heartedly. So my approach, I will show how I attempt these papers and मेंस का we will discuss after some time। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं ऑलरेडी सर्विस में था, तो
मेरे पास जो टाइम था वो रिलेटिवली आप लोगों से कम था जो कि फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं. But I have some advantages because I have a service, so I do not have so much pressure on me to perform. But I took various efforts, serious efforts. First, मैं क्या करता था normally, मेरा approach ये रहता था, I go for more and more mock, यानी जितना हो सके mock test देता था. I have solved around 100 mocks in my this attempt, 122. Because इससे पहले वाला अटेम्प्ट में आई फेल्ड इन माय प्रीलिम्स, सो आई गो फॉर ओनली प्रीलिम्स बिकॉज मुझे लगा प्रीलिम्स इज द मेन एग्जाम. तो मैंने इसके ऊपर बहुत एफर्ट डाला एंड इट्स 122. बट उस साल मेंस में मेरा स्कोर बहुत खराब था बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ यूपीएससी. यूपीएससी इज ए 3-stage examination. Prelims is qualifying, but it's very important. If you fail in prelims, then there is nothing after it. And the biggest difficulty one found is not clearing prelims, because when you clear prelims, you get 3 months, you get so many papers. Few papers are in your favors like essay or ethics or optional, because everyone have certain advantages in all these papers. So what I feel, we should focus prelims in initial attempts, because the one for the people who clear prelims many times doesn't need so much efforts in prelims, but the one who has to clear prelims first time have to give conscious efforts. So first approach with respect to prelims is solving mocks, and the second, as you know, the cutoff for the prelims is normally below 50%. This time it's around 92 to 96, I think. So we also need to understand that we can left some subjects in which we are not comfortable. What I used to do, as I'm good in economics, so economics is my forte. Second, polity is forte of everybody because it is very basic and everyone study polity well. So if you fail in polity, you fail in prelims. So there are few subjects which are very important. You cannot miss on those subjects like polity, economics, environment, geography, IR, current affairs. But there are few subjects in which you can take risk or leave those subjects, or study only the portion which is high scoring or which you can retain in the long term. Like I usually study less with respect to history, because history is a large subject, very long, and also very, what we can say that factual. Nobody can attempt question with full of confidence in history. So what I do, मैं normally history के जो basic questions है, like which is very basic, जो सबको पता होते हैं, I just read those and revise those. Like books हो गई बहुत important, rurals हो गए, उनके time में जो उनके important works हो गए, और बस इतना ही. और इस उसके बाद में भी most of the time I am not able to attend those question in my exam. So what I do, I just give less time for the history papers. Second, science and tech, as I am not from the science background, but there are people who are from the science background. So for them, science is their forte. So I can just say that as I am not from science background, I study only the current affairs. And most of the time, science and tech comes from the current papers. So what I do, I usually go for the PT365, especially for the science and tech, environment. So PT365 is a very must document. So you should read all those documents because in the mains, there is ample amount of information and you have very less time. So you have to choose strategic options to read. And the next part is CSAT. CSAT, for few, it is a very simple paper. For others, it is very difficult paper. So it is depend from your background. So you have to choose your efforts, what you want in your CSAT. If you are good, then you can prioritize your efforts in the GS paper, the general studies over CSAT. But you are not good at CSAT, you have to take as seriously as GS, because it is as important as GS, because it is qualifying. For example, in this attempt, 95, the cutoff is around 70.
this is the time and the only two paper comes. So at that point of time, the CSET is also tough. So what people has done, when the paper comes, they thought that we are scoring only 60 70 marks, so we are not giving so much effort to CSET, and people usually failed in CSET because they, at that point of time, CSET is also tough. So people has not given such efforts in this direction. So I can say that one thing, both the paper is important, but for few people it is important, for few people it is just a cakewalk. So you have to take your own decisions, okay, what you have to do. Next step, as I say, UPSC is not T20, it is test match. And in test match, the pitch varies. Sometimes it's difficult, swinging, sometimes it is hard, sometimes flat. So for everyone, this is the same. So you should not think that you go and hit all the balls as a six or fours. Sometimes you have to defend yourself. So sometimes you also fail. So you have to retain your energy for the long game. It is not that everyone clears in the first attempt. So you have to retain the long game, and the long game means you should focus on two parameters. First, yes, it needs constant revision with respect to your syllabus, like GS or the GS 1, 2, 3 or the ethics. And the second, you also need to give focus on your practice, because I feel that it is 60% practice and 40% knowledge which helps in clearing UPSC, because at the end of time you have to perform in your papers. What I used to do in my initial attempts, I read more and practice less, and my score is that I think in this attempt I just have 680, and this attempt I read more, write less. So it is this is the score. In this attempt, I read only very limited content, but I write all the mocks which I got. I wrote Abhyas, I wrote all the open tests that every coaching conducts. So this is the difference. Because in exam, only you write and you score. You have so many information, but in the limited time, we are not able to show it in our papers. So it will not contribute in our scores. So in overall, I feel that practice is even more important than your study, because once you complete your foundation course or you complete your basic what you call revisions like पॉलिटी लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, बट वो अगर वो आप अपने पेपर्स में नहीं लिख पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं. लोग हैं जो 10 बार भी स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं, 15 बार लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं, बट व्हेन दे राइट देयर आंसर्स, दिस इज वेरी जेनरिक. तो वो नहीं होना चाहिए. सो आई फील दैट राइटिंग इज इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी. आप कोई भी टॉपर्स का टॉक देखेंगे, आप उनका कॉपी देखेंगे, जो भी अभी तो बहुत टॉपर्स का कॉपी अवेलेबल है, यू कंपेयर देयर आंसर्स विद योर आंसर्स, तो आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस है. स्टडी सबने सेम किया है. ऑल टॉपर्स विल से दे स्टडी दिस बुक ओनली, या फिर दिस कोचिंग का नोट्स पढ़ा है, बट डिफरेंस आपको दिखता है. वो डिफरेंस क्यों दिखता है? बिकॉज दे आर ऑल्सो दे आर इनोवेटिव and they can replicate same in their papers. What they read, they replicate in their papers. So this is the second most important thing which I feel. Third, अभी मैं एक बार मेरा what is my approach I will tell. उसके बाद आप जो अपना क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से वी कैन डेलिब्रेट मोर. उसके बाद मैं अपना मेरा ऐसे का स्कोर बताता हूँ. मैं बोला ना, हर एक का हर चीज़ अच्छा नहीं होता. मेरा ऐसे में स्कोर 23 में था 80, इसमें था 82 एंड इसमें था 84. दिस इज वेरी एवरेज से भी नीचे मार्क्स है मेरे, एंड आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू क्रैक इट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफरेंट पेपर. और उसमें मेरा खुद का मुझे लगता है इट्स प्रॉब्लम ऑफ माई ओन बैकग्राउंड, एज आई स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम फ्रॉम till class 12, and after which I shift to the English medium and I choose paper in the English medium. So I lack some creativity in essay, and essay is a game of creativity in the language, vocabulary and all these areas. So I feel that in this paper I am not able to score well. But मैंने क्या किया, I think that because mains में you have lot of papers, तो आपको किसी एक जगह कम हो तो कहीं आप उसको compensate कर सकते हैं. तो मेरा बाकी में आप देखिए, फिर GS1 था, GS2, GS3, GS4 and optional.
In GS1, I have 86, 103, 105. In GS2, 113, 110, 117, 93, these are my marks. तो मैंने क्या किया, मेरे इन में अगर मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो व्हाट आई हैड डन, आई शिफ्ट टू माय ऑप्शनल पेपर्स, बिकॉज मुझसे नहीं हो रहा था. आई अटेम्प्टेड सो मेनी मॉक्स, स्टिल आई फील दैट आई एम नॉट एबल टू राइट ए गुड ऐसे. तो मैंने इसको यहाँ पे, और जो ऑप्शनल जो मेरे एस जो जीएस के नंबर्स है उसमें अपना इम्प्रूव किया. जीएस में इफ यू आर गेटिंग 430 प्लस देन इट्स वेरी गुड स्कोर for your rank. But still, if I have to give one tip, then it's very simple. अगर मेरे को कोई आज पूछे कि हमको पहला अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना है तो क्या वो है टेक्निक, इफ यू हैव टू क्रैक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वेरी सिंपल. सिंपल बोलने में बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. वो प्री तो क्लियर होना ही चाहिए, चाहे 1 मार्क्स से हो, हाफ मार्क्स से हो, 0.25 से हो, प्री शुड बी क्लियर. देन essay plus GS4 plus optional. If you focusing only on those subjects, then you are clearing in your first attempt, because it is very high scoring. You can have up to 110 से 130 भी आ सकता है. GS4 is also 120 is good score. Optional में 285 is good score. If you are having those scores, then you can compensate your efforts in those areas. But is मैं बोला शॉर्ट आपको अपना स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करना पड़ेगा. आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, तो वो ऐसे में 120 उनके लिए नॉर्मल है, तो वो उनके लिए काफ़ी स्कोप है. इफ़ आई हैव 120 देयर, देन मेरे पास आई एम इन द टॉप 20, टॉप 30. बट वो तो लास्ट में बोलने का है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप कम होते ही हो. जैसे मेरा इस साल 102 तो यहाँ 191 हो गया. आई पुट सेम एफर्ट्स, I prepare well, but still I decline in score, because एग्जाम में ऊपर नीचे होगा कहीं ना कहीं. But if you give your efforts in all the subjects, then it will compensate in somewhere else. तो मैंने बोला लॉन्ग गेम है, टेस्ट मैच है, तो आपको कहीं ना कहीं डिफेंस करना पड़ेगा, कहीं कहीं आप बीट भी होंगे. तो उस बीट को आपको देखने, आपको मेजोरिटी ऑफ चीज़ों में ध्यान रखना है. कुछ चीज़ें होंगी जिसमें आप नहीं कर पाओगे. इन सब के बाद में भी एक सबसे बड़ा गेम आता है, वो है इंटरव्यू, विच इज़ ऑल्सो a matter of chance, a matter of a days, few minutes, it change your rank. मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में था इट्स अराउंड 170, सेकेंड अटेम्प्ट में 160, एंड दिस टाइम 193. सो दीज आर माई ट्रेंड इन माई इंटरव्यूज. तो इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव, और वो आपका स्कोर के साथ इम्प्रूव भी होता है. तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप इंटरव्यू एक डिफरेंट गेम है, उसका हम डिफरेंट बात कर सकते हैं पूरा. अभी मैं एज अ प्रिपरेशन फेज में बात करूँगा, तो दीज आर मेजर एरियाज. अब हम इसमें सोर्सेज की बात कर सकते हैं. जैसे हर एक का चॉइस अलग हो सकता है. कुछ लोगों का फाउंडेशन थोड़ा वीक है, देन दे गो फॉर NCERTs, बेसिक बुक्स, और उनको हर चीज़ का बेसिक से पढ़ना पड़ता है. जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग बैकग्राउंड have to read economics from basics, demand, supply, what is inflation. For me it is very simple, because I am from that background. For me, history, environment, science tech is a very new subject, so I have to read, or I have to leave some subjects because of that. तो वो आपका पर्सनल चॉइस है. तो वेरी सिंपल, एक ही चीज़ में बोलूँगा, स्वॉट एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो, और मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो अभी अपने ऑप्शनल भी चूज कर लिए होंगे कुछ ना कुछ. तो PSIR कितने लोग ऑप्शनल है, कम है. वो टेक्निकल सब्जेक्ट कितने लोगों के ऑप्शनल है, लाइक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स. तो वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो टेक्निकल सब्जेक्ट
वही लेते हैं who knows that they have some strength in their subject. मैं नहीं बोलता कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग माय एग्जाम. टेक्निकल सब्जेक्ट इज द ओनली बेसिस. मैंने यूपीएससी का जर्नी शुरू टेक्निकल सब्जेक्ट के बेसिस पे किया था. व्हेन आई रेड द syllabus of my optional subject, I feel that 90% of the syllabus I already know. Yes, ma'am. कॉमर्स अकाउंटेंसी. आई थिंक किसी का नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा सीए बैकग्राउंड था तो मैंने इसलिए वही सब्जेक्ट लिया था, कॉमर्स अकाउंटेंसी. एंड दिस अटेम्प्ट में मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है मेरे ऑप्शनल में, तो इसलिए रैंक भी इम्प्रूव हो गया काफ़ी हद तक. आपको किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो बीच में पूछ सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा वो. उसके बाद अब मैं एक एक स्ट्रेटजी वाइज बात करता हूँ. ऐसे के लिए मैंने सब कुछ किया जो कि टॉपर्स बोलते हैं. लाइक यू हैव टू राइट मेनी एसेज, हैव टू प्रैक्टिस. आपको सिंपल लिखना है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी पार्ट होना चाहिए. बट मैं सबको लास्ट में एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मेरे स्कोर्स ऐसे में नॉलेज या गाइड करने के लिए है नहीं. आई जस्ट टेल दैट इट इज़ अ पेपर विच इज़ वेरी स्कोरिंग, और जिसका अच्छा ऐसे राइटिंग है वो उनको और इस पर कमांड करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. इफ़ यू हैव गुड comfort in essay paper, then you can compensate your numbers in GS. Although GS में बहुत effort लगता है नंबर बढ़ाने के लिए. Like GS3 में कोई भी टॉपर के 100-110 से ऊपर नहीं होगा. It's very tough subject nowadays. एक टाइम था जब लोगों के 130-140 आते थे. Now last year 102 is around 3 or 4th highest at that point of time. और इसमें efforts बहुत लगते हैं because उसमें subject बहुत ज़्यादा है. आप अगर GS3 को कंपेयर करोगे ऐसे और GS4 से, तो दोनों को कंबाइन करके भी इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है. GS3 में आपको इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट भी है, साइंस एंड टेक भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, और कोई सब्जेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी भी है. तो बहुत डाइवर्स है और बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल भी आता है. क्वेश्चन एकदम पिन पॉइंट होता है कि व्हाट इज़ दिस, एंड लाइक सेंडाई फ्रेमवर्क आया था 1-2 साल पहले, तो वेरी स्पेसिफिक. तो स्कोरिंग बहुत टफ है. अगर आपका इसमें अच्छा है, ऐसे में एथिक्स तो सबका बेटर होना ही चाहिए, बिकॉज फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम एथिक्स इज ए मस्ट पेपर. वेरी सिंपल पेपर, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें. थीम बेस्ड सवाल आते हैं. केस स्टडीज फिक्स है 120 मार्क्स का ऑलमोस्ट. आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है. अगर आप 250 में से 120 लाना, इट्स केक वॉक तो नहीं बोलूँगा, बट इट इज़ डूएबल थिंग. ऐसे में 120 नीड्स सम your art work and your vocabulary and your technique, but in ethics it is mechanical, whole mechanical subject, so you can create 120 in this paper. In GS1, very simple approach. In all the GS paper, GS1 2 3 except 4, GS1 2 3 these are from our prelims paper. Prelims में भी syllabus है almost same, और GS1 2 3 में भी syllabus almost same है, but approach change होता है. बिकॉज जीएस में जब प्रीलिम्स में पढ़ते हैं तो इट्स वेरी फैक्चुअल, बट इन मेंस इट इज़ एलोबरेटिव. इट नीड्स डेंस कंटेंट, इट्स नीड एग्जाम्पल, मॉडल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस. सो व्हाट आई यूज टू डू, आई क्रिएट सम one pager on the theme. Like if there is a GS2 topic of governor, तो एक पेज में गवर्नर का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, डिबेट्स क्या हैं, कौन से केसेस चल रहे हैं, आर्टिकल्स क्या हैं, ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है, and why we need governor's office. All these aspects I create in one paper, and if any question comes in exam, so I do not need to think about it कि मैं क्या लिखूं इसके अंदर. मेरे को पता है कि ये केस है, इंट्रोडक्शन में न्यूज़ से कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये है, या फिर रिसेंटली इश्यूज हो रहे किसी स्टेट में, ये सब करके आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं. यानी एक सिंपल आंसर से अच्छा आंसर बनने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए. आपका रिकॉल बहुत तेज होना चाहिए एग्जाम में. यानी एक क्वेश्चन है, आपको सब पता है क्या हुआ है, वाई गवर्नर इन न्यूज़, बट वो आपका एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप नहीं लिख पाओगे, बिकॉज आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे उसको. तो उसके लिए क्या है, आपका लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए. कंटेंट बहुत ही लिमिटेड चाहिए. इट्स ऐसा नहीं कंटेंट शॉर्ट होना चाहिए, बट कंटेंट शुड बी वेरी लिमिटेड. लाइक मेरे को अगर एक क्वेश्चन आता है 120-30 वर्ड्स में बहुत अच्छे से लिख लूँ उसमें,
और आपके पास इंट्रो कंक्लूजन तो रेडी होने चाहिए हर ऑलमोस्ट बड़े बड़े थीम के। व्हाट आई यूज टू डू लाइक इफ देयर इज क्वेश्चन ऑन एंटी डिफेक्शन, तो मैं सीधा सवाल का इंट्रोडक्शन लिखता था कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इट्स ब्रिंग्स, और सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इन दिस वी हैव टू डू दिस। तो मैं इंट्रो कंक्लूजन पहले ही लिख के रखता था और देन बीच में उसका सबका कंटेंट भर देता था। तो उससे क्या मेरा जो टाइम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या लगता है इंट्रो कंक्लूजन में बहुत टाइम लगता है। आप अगर अपना आंसर राइटिंग का तैयारी करेंगे ना, यू विल फील कि आप लगता, क्योंकि एक हमारे अंदर एक बेस्ट आंसर का होता है कि हमें बेस्ट आंसर लिखना है। तो उस चक्कर में क्या हम बेस्ट इंट्रो ट्राई करते हैं, बेस्ट कंक्लूजन ट्राई करते हैं, और कंटेंट को हम ऐसे ही मानते ठीक कंटेंट तो लिख दिया हमने कैसे भी करके। तो मेरा अप्रोच ये रहता था कि मैं इनमें हार्डली 1 मिनट से भी कम में मैं इन दोनों को लिख लेता था, और बाद में इनके बीच में जो भी मेरे से पूछा है कंटेंट वो मैं लिख लेता था। तो उससे क्या पेपर भी जल्दी भरता था, और दूसरा कंटेंट भी बहुत रिच लगता है। ऐसा नहीं लगता था कि आपने कुछ भी लिख दिया है। और हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम अगर टाइम खत्म हो रहा है तो कंक्लूजन में कुछ भी लिख के चले जाते हैं कि गवर्नमेंट शुड डू दिस 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 करके ये खत्म। तो वो अप्रोच से क्या है ना, मार्क्स का ही देखो सारा खेल जीएस में तो इट्स नॉर्मल। अगर आप भी मेंस लिखोगे तो 80 मार्क्स आपको मिलेंगे नॉर्मली भी, अगर आपने सारा पेपर कवर कर दिया। और हाईएस्ट मार्क्स होते हैं 120 है, ओनली 40 मार्क्स का डिफरेंस है। 20 क्वेश्चन में 40 मार्क्स, दो दो नंबर का सब में क्रिएट करना आपको डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको कंटेंट बहुत रिच होना चाहिए। लाइक ग्राफ, मेरे साथ कॉपी भी है विजन में शायद, और टॉपर्स कॉपी में आपको दिख जाएगा। ग्राफ्स होना चाहिए थोड़ा बहुत आपका कंटेंट में। जैसे मेरा इस बार जो 284 आया था ना इसमें, तो मैंने क्या किया था, इसमें एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है और एक थ्योरी सब्जेक्ट होता था मेरे इसमें। तो मेरा ये 4th मेंस था, तो 4th मेंस था, तो मैंने सोचा मैं क्या इसमें करूँ, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट है, कुछ ज़्यादा था नहीं मेरे पास करने को। पर मेरे पास टाइम बहुत है कि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी माई 4th अटेम्प्ट। सो व्हाट आई डू, आई रोट headings in black pen in my exam in my optional paper. So it creates some 5-6 marks का उसने create किया होगा, because it's very mechanical theory। तो मैंने compare किया, लास्ट ईयर मेरे को मिला था 125, इस साल मेरे को उसमें 130 मिला। तो मैं मेरे को 5 मार्क्स कलरिंग कैसे मिला मेरे को, मेरे पास टाइम था तो मैंने ब्लैक पेन से हेडिंग और ब्लू पेन से आंसर लिखा। तो इट्स जस्ट टेक्निक, बिकॉज अब आपको लगता है क्या करूँ मैं ऐसे कि मेरे को थोड़ा नंबर और मिल जाए, बिकॉज इतना ही गेम है। इन 130 द रैंक ऑफ 130 और 200 के बीच में 6 मार्क्स का डिफरेंस है। तो वो 6 मार्क्स आपको बहुत क्रिएट कर देता है। तो वो मैं बोलूँगा एक एक मार्क्स का आपको कीमत पता चलेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप यहाँ पे ये लिख दीजिए, यहाँ पे ये लिख दीजिए, इट्स लुक्स वेरी वेरी सिंपल कि इससे क्या ही हो जाएगा। बट इफ़ यू, अगर आप यूपीएससी का रैंक हायरार्की में ऊपर जाना चाहते हैं तो इन्हीं सब एक एक दो दो ना से क्रिएट होगा। और कुछ लोग होते हैं जो कि मैं बोला आपको इस पेपर में 130 ले आते हैं, तो वो सब कंपनसेट कर लेते हैं अपना ये सब चीज़ों को। तो वो आपको अपना खुद का अप्रोच देखना होगा। मैं जैसे आप मेरा अप्रोच रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बिकॉज माई सिचुएशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स। मेरा ऑप्शनल अलग है, मेरी टेक्निक अलग है। मैं बोलूँगा सी सेट तो कुछ नहीं होता, पर सी सेट इज़ वेरी बिकॉज मेरा भी एक बार मैं जब घर पे आके चेक किया मार्क्स तो मुझे लगा एकदम बहुत बॉर्डर पे ये तो इस बार कहीं रह नहीं जाए मेरा। तो उसके बाद मैंने उसको सीरियसली लिया। उस टाइम चलो फिर भी 80 मार्क्स आ गए थे, पर उसके बाद मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया, बिकॉज हम हर बार आंसर किसी मैच करते तो किसी कोचिंग ने बोला ये सही, किसी ने बोला ये गलत है, तो लगा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सीरियसली लिया। तो आपको अपना अप्रोच अलग खुद का बनाना होगा। देखो होता क्या है ना, यूपीएससी का जो मेंस होता है ना, इट इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल। आप अगर देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे ना, यू विल फील जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, जो आपका ज्योग्राफी है, जो आपका इकोनॉमिक्स है, उसमें क्या है रिपीटेटिव थीम है। जैसे मानो इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम है, उसके अंदर रेल है, रोड है, एयरपोर्ट है, तो उसमें क्या है ना कुछ कंटेंट डिफरेंट होगा, बाकी सब सेम होता है। क्या भाई उसका कंपाउंडिंग फिगर है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है, उसका स्टेट्स हो गए, और आपका साथ में जो
लॉजिस्टिक्स इंडेक्स होते हैं उसके अंदर, वो इम्प्रूव होंगे। तो एक कंटेंट फिक्स है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंटेंट होता है, उसके अंदर ये जो थीम्स होती है डिफरेंट डिफरेंट, तो पेजर आपको ऐसे नहीं बनेंगे। यू हैव टू टुक इट, मैं बोला ना, अराउंड आप मान लो 6 से 7 महीना लगेगा अगर आपको वन पेजर बनाना है। बट वो वन पेजर का इम्पोर्टेंस क्या होता है, जब मानो आपका ऐसे का पेपर होगा आज, उसके बाद कल आपका GS1 और GS2 दोनों है, तो आप अगर अपने नोट्स रिवाइज करने जाओगे तो हो पाएगा क्या वो इतने टाइम में? नहीं हो पाएगा। और होता क्या है, जो आप पढ़ते हो वही आप एग्जाम में लिखते हो, जो आपने 2 घंटे पहले पढ़ा ना वही वर्ड्स लिखते हो एग्जाम में, और वही घुमा घुमा के रिपीट कर करके लिखते हो। तो आपने जितने ज़्यादा वर्ड्स पढ़े हैं, जितने ज़्यादा मैप्स आपने देखे हैं, जितने ज़्यादा आपने कंटेंट, जितना क्रिप्स होगा ना, तो आपको उसके बेसिस पे आप उसको ब्रॉड कर दोगे आप। जैसे आपको कंटेंट पता है, जैसे मानो एक टॉपिक आया प्रेसिडेंट, मानो इंडिया US का कंपैरिजन आया प्रेसिडेंट का, तो आपको अगर 4 कंपैरिजन पता है प्योर, कि वन कॉन्स्टिट्यू मानो एक में एग्जीक्यूटिव भी वही है, तो आपको क्या है ना, उस चीज़ में आपको डायरेक्ट चार्ट बना दिया आपने और आपने कंटेंट लिख दिया वो। और वो क्या, तो आपको ऐसे नहीं, वो आप पूरा कंट्री वाइज बनाना पड़ेगा। जैसे इससे पहले फ्रांस का पूछा था, फ्रांस का प्रेसिडेंट का पावर और इंडिया का, उससे पहले इसका शायद श्रीलंका का भी पूछा था एक बार। तो ये पता, ये थीम्स चल रही है, तो आपको इंडियन प्रेसिडेंट का पता होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में आप दूसरा बना सकते हो। पर उसके ही आपको अगर रूल्स नहीं पता है तो आप नहीं बना पाओगे आगे। तो वन पेजर का सिंपल थीम है, आप जितना ज़्यादा मॉक्स रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते ही रहते हैं, लाइक सॉफ्ट पावर हो गया, नेबरहुड हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, और ये सब इशूज है जो चल रहे हैं। वाटर एक पूरा थीम है, वो वाटर आपका GS1 में भी आ सकता है, GS3 में भी आ सकता है। जैसे आपका एक थीम हो गया इंटरनल सिक्योरिटी पे, क्या है जो प्रॉब्लम्स, तो मेजर मेजर 4-5 ही है। टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, आपका ड्रग्स ट्रैफिकिंग है। तो आपका इन सब अगर एक पेजर है तो इस सवाल इनके आसपास ही घूमेगा। तो अगर आपने मानो ड्रग्स का क्वेश्चन है और आपने, जैसे मैं जब भी ड्रग्स का क्वेश्चन आता था तो मेरे दिमाग में होता था, मैं इंडिया का मैप बनाऊँ, गोल्डन ट्राइंगल बनाऊँ, गोल्डन क्रेसेंट बनो, ये हो गया 1 नंबर एक्स्ट्रा, ऐसे बना के उसको पहले ही दिखा देता था। और वो सेट होता दिमाग में, तभी आप लिख पाओगे, वहां पे वो नहीं आएगा ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद में आपको कुछ ऑपरेशंस याद है, तो आपने वो ऑपरेशंस लिख दिए उसमें, तो वो चीज़ आपको, और वो आप तभी लिखोगे जब आप मॉक्स में उसको 2-3 बार लिख चुके होंगे, तभी वो आपको एग्जाम में सेम टू सेम रेप्लिकेट होगा। मानो आपको UNODC का कोई डेटा याद है, मानो 5% ऑफ GDP इसमें है, तो वो लिख दोगे पहले फर्स्ट लाइन में ही, तो आपका एक कंटेंट डिफरेंट हो जाएगा। लक्ष्मीकांत तो क्या बेसिक है, लक्ष्मीकांत विल नॉट हेल्प यू इन मेंस। लक्ष्मीकांत आपको प्री में हेल्प कर देगा, पर मेंस के लिए तो आपको विजन का जो मंथली अफेयर्स करंट अफेयर्स का आता है, और जो उसके बाद में मेंस 365 आता है, उनका आप देखेंगे ना, इंट्रोडक्शन ही उनका कैसा होता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट सेड दिस इन दिस जजमेंट। तो आपको भी अपना क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिखना है जैसे उसमें लिखा आता है। तो मैं तो बोलूँगा आपको मल्टीपल सोर्सेज या न्यूज़पेपर की जगह यू शुड फॉलो अ मैगजीन और इंस्टीट्यूशन का जो भी डॉक्यूमेंट आता है, बिकॉज आप अपना एफर्ट लगाओगे सब चीज़ों को गैदर करने में, उससे बहुत ज़्यादा मानो आपको अगर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझना है तो यू हैव टू रीड 4 to 5 आर्टिकल्स इन ए न्यूज़पेपर, तभी आपको सारे डायमेंशंस पता होंगे उसको। बट इसकी जगह आप जस्ट एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपना मैगजीन में डाल रखा है, अगर वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो स्ट्रक्चर्ड भी होगा। दे विल गिव यू हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड व्हाट इज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ इट। सो मैं बोलूँगा न्यूज़पेपर इज़ गुड फॉर इंटरव्यू, बट फॉर प्रिपरेशन यू हैव टू सेव योर टाइम। मैं नहीं बोलूँगा न्यूज़पेपर पढ़ो मत पढ़ो, बट अगर आपको कंटेंट के लिए काम करना है तो यू शुड गो फॉर द इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशन जो बनाती है मैगजीन। जैसे आई यूजुअली फॉलो 365 मेंस और पीटी का, उसमें अगर मेरा खुद का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसके ऊपर और कंट्रीब्यूट करता था कि मुझे लग रहा है ये भी डाल सकता हूँ इसमें, तो वो मैं डाल देता था। हाँ, इंटरलिंकेजेस कैसे होता है ना, इंटरलिंकेजेस एक फैंसी वर्ड है। नॉर्मली इंटरलिंकेजेस तब करते हैं जब हमें कंटेंट नहीं होता है मेरे पास। जैसे मानो मेरे को एक क्वेश्चन आया है GS3 में, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है वुमन को लेके, वुमन का GDP में कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, तो मैं क्या करूँगा, इकोनॉमिक्स में तो मेरे पास 3-4 पॉइंट होंगे, देन आई विल ब्रिंग सोसाइटी एंगल, कि सोसाइटी में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है उनका, व्हाट आर द रीजंस। तो नॉर्मली अपना कंटेंट को एनरिच और मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए हम एनरिच उसको इंटरलिंक करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से।
तो इंटरलिंकेजेस जस्ट एक फैंसी वर्ड है, बट आपको एवरी क्वेश्चंस में सारे एंगल सोचने हैं। अब हम बोलते हैं सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, तो वो एक इंटरलिंकेजेस ही है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपके इसी आंसर्स में। पर वो आपको तभी आ पाएगा जब आप बहुत सारे मॉक्स लिखेंगे। जैसे कि आपका विजन का कोई भी मॉक होता है, बहुत सारे ओपन मॉक्स भी होते हैं, आप खुद का भी मॉक लिख के अपना खुद का चेक कर सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, आंसर्स आपके कितने अच्छे हैं। बिकॉज किसी भी आंसर को अगर आप वन डायमेंशन में लिखोगे तो इट्स विल रिपीट ऑल दी पॉइंट्स, उससे आपको कुछ इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। जैसे आप खुद भी सोचिए, अगर आप किसी क्वेश्चन को सिर्फ एक ही एंगल में लिखते रहेंगे, फॉर एग्जांपल वुमन का ही है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, आप बस सोसाइटल एंगल डालते रहेंगे और आपने इकोनॉमिक एंगल नहीं डाला उसमें, तो आपका मोनोटोनस आंसर होगा। तो इसलिए इंटरलिंकेजेस का बहुत रोल है। और इंटरलिंकेजेस तभी बनेगा जब आप कंटेंट को जीएस न्यूट्रल बनाओगे। यू विल नॉट लुक ओनली जीएस वन का ये क्वेश्चन है तो मैं जीएस वन के हिसाब से लिखूंगा, जीएस टू का ये क्वेश्चन है तो जीएस टू के हिसाब से लिखूंगा। सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है। मानो नेबरहुड का क्वेश्चन आया है जीएस टू में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और आपका उससे इंटरनल सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको लिंक करके लिखोगे। मानो म्यांमार आया तो म्यांमार इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल, you go in the not about China, it's also about migration, it's also about drug trafficking, arms running, तो वो आपको वो सब भी डालना पड़ेगा उसके अंदर। फिर ज्योग्राफी का भी है कि ज्योग्राफिक रीजन्स भी है, फेंसिंग नहीं है, और जो आर्मी का भी है, जैसा आसाम राइफल्स भी है, वहाँ पे आईटीबीपी भी कन्वर्ट होती कहीं कहीं पे, तो जो पर्सनल के इश्यूज हैं वो सब भी आपको उसमें डालने पड़ेंगे। देखो जीएस वन का एक डिफरेंट एंगल है। जीएस वन इज वेरी स्टैटिक, लाइक हिस्ट्री है, एंशियंट में उसमें वो है, आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो वो एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। और आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन रिपीट भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ट्राइबल हो गया एक थीम, एक हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पर्सनैलिटीज हो गया। तो आपको अगर दो तीन पर्सनैलिटीज भी तैयार है तो यू कैन राइट दी अदर पर्सनैलिटीज ऑल्सो, बस आपको उनके कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। लाइक अगर किसी साल दयानंद सरस्वती का पूछा है और अगले साल विवेकानंद का पूछा है, तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कॉमन, बट आपको उसके इनिशिएटिव पता होने चाहिए, कुछ बेसिक्स, ताकि वो आपका क्वेश्चन में दिखे कि ना ये आपने विवेकानंद के हिसाब से लिखा है, ये आपने दयानंद के हिसाब से लिखा है। तो यानी ये मैं बोलूँगा कि जीएस वन इज डिफरेंट। जीएस टू जीएस थ्री का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। जीएस टू जीएस थ्री में आपका जो मैं बोला ना वन पेजर काम करेगा, पर जीएस वन में इट्स ऑल डिफरेंट अप्रोच, इट्स फैक्चुअल, और वो आपका ईयर ऑन ईयर अच्छा होगा। फर्स्ट ईयर में मेरे को लगता है जीएस वन में इम्प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। जीएस टू, जीएस फोर, ऐसे ऑप्शनल, दीज आर द पेपर्स विच एंश्योर योर रैंक, और आपका जो स्कोर कितना अच्छा होगा उस पर। नॉर्मली जीएस थ्री में और जीएस वन में वो लोग ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं जो रिपीटर्स हैं, मानो जो दो तीन मेंस दे रखे हैं, क्योंकि उनको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस है और वो रिपीट भी बहुत कर चुके हैं उन चीज़ों को, उन्होंने कहीं ना कहीं मॉक में लिखा है। जैसे मैंने इस साल अगर मेंस में क्वेश्चन लिखे हैं तो मोस्ट ऑफ द जीएस वन, जीएस टू, जीएस थ्री, जीएस फोर क्वेश्चंस आर फ्रॉम माय मॉक। मुझे लगता है कि मैंने इस मॉक में लिखा था ये सवाल का आंसर, और मैंने उसमें यहाँ ये नहीं लिखा था, तो मैं उसमें अब और बेटर करके लिख लेता हूँ। मतलब प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपको ऐसा लगता है ना, मानो किसी मॉक टेस्ट में आपने प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट में कोई पेपर का क्वेश्चन किया है, और वही अगर आपके रियल एग्जाम में आ जाता है तो आप कितने कंफर्टेबल होते हो उन क्वेश्चंस के ऊपर, बिकॉज आपको पता है आपने कहाँ गलती की थी। मैं ये बोलूँगा, ये आपको टेक्निक पता चलेगी जब आप बहुत सारा आंसर राइटिंग लिखोगे। तो मैं खुद को ही नहीं, जब मैंने पहली बार मेंस लिखा था तो मैंने आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं किया था। मैंने फर्स्ट आंसर मेरा एग्जाम में जाके लिखा था। मुझे लगा मैं तो कंप्लीट कर लूँगा पेपर, बिकॉज क्या है, पेपर ही भरने हैं, लास्ट में जाके कुछ भी लिख देंगे चल जाएगा, कॉलेज में जैसे लिखते हैं वैसे। पर मेरे मार्क्स आए थे किसी में 70, किसी में 80, और 100 सिर्फ ऐसे में इसमें थे, एथिक्स में, और ऑप्शनल में बहुत थे, बिकॉज ऑप्शनल मेरा खुद का था तो उसमें 270 280 थे, बट दैट वो उस टाइम मेरा नहीं हुआ था। तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ का आंसर राइटिंग इज़ वेरी डिफरेंट। हैंड राइटिंग का भी इतना इफेक्ट नहीं होता है जितना कंटेंट का है। कंटेंट आपका अच्छा है, आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल है, तो आपको स्कोर बहुत अच्छा मिलेगा। कंक्लूजन, देखो कंक्लूजन आपका टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। नहीं ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने तो जैसे फिक्स था मेरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा वाटर का क्वेश्चन आएगा ना मेरा, तो मेरे को ये पता था कि वाटर, अभी तो केस लॉ मेरे को याद नहीं आ रहा, पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी बोला था सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ फंडामेंटल राइट अंडर दिस केस, तो मेरे को वही याद था, तो मैं वो कंक्लूजन में वही लिखता था जब भी कोई वाटर का केस आता था, यानी वो वाटर रिलेटेड क्वेश्चन आता था। लाइक लेबर्स
रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, लेबर यानी वर्कर लेबर इन सब के रिलेटेड, तो उसमें भी एक क्वेश्चन, एक केस लॉ मैंने याद कर रखा था, अगर वो क्वेश्चन आता तो मैं कंक्लूजन वही लिखता था। तो कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको वही लिखना है। मैं नॉर्मली एसडीजी लिखता था जब मेरे को कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि तब मेरे को एसडीजी याद रहता था, तो मैं फटाफट लिख के निकल लेता था, मुझे वो सेफ अप्रोच लगता था। पर जहाँ मेरे को एक स्पेसिफिक चीज़ पता है, लाइक कोई केस लो पता है, कोई बेस्ट मॉडल पता है, केरला मॉडल, आंध्रा मॉडल, या फिर कोई फॉरेन का मॉडल है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नर के केस, फॉर एग्जांपल स्पीकर के केस में हम लिखते हैं यूके मॉडल, तो वो एक सेफ कंक्लूजन है, आप वो लिख सकते हैं, वो न्यूट्रल भी है सब कुछ ऐसा करके। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए, यू शुड हैव 2-3 कंक्लूजन फॉर द ऑल, बिकॉज बहुत जगह रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, तो हर जगह आप सेम चीज़ तो लिख नहीं सकते, और हर जगह याद भी नहीं आएगा आपको सेम चीज़। तो यू हैव टू यूज़ लिमिटेड कंटेंट को डिफरेंट जगह यूज़ करने का टेक्निक होना चाहिए। एथिक्स नहीं था, ऐसे था सिर्फ। हाँ, प्रैक्टिस तो बहुत किया, इम्प्रूव नहीं हुआ बस मुझसे। ऑल दो मैंने कुछ टेस्ट में अच्छे भी मार्क्स आए थे, जैसे विजन का जो मैंने अभ्यास दिया था उसमें 110-20 के बीच में आया था स्कोर, और मुझे लगा था ये आएगा तो मेरा टॉप 100 में मैं आ जाऊंगा इस बार, पर वो हुआ नहीं रेप्लिकेट। होता क्या है ना, ऐसे को मैं लैंग्वेज से ज़्यादा टेक्निक का भी सब्जेक्ट मानता हूँ। वो लैंग्वेज तो कंस्ट्रेंट है ही है, पर दूसरा जो कंस्ट्रेंट है वो उसमें है इनोवेशन, और जो पहले जो मार्किंग होती थी अब उससे कम हो गई, नाउ 80s 90s आर नॉर्मल, और 100+ इज गुड स्कोर। पहले ये होता था 120 इज एवरेज, और 120 से ऊपर अच्छे स्कोर। अभी ऐसे का थोड़ा सा डाउनफॉल है नंबर्स के हिसाब से, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छे लिख रहे हैं आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, वो आपसे कंटेंट बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो आपको अपना अप्रोच देखना होगा, आप किस अप्रोच से उसको और बेटर लिख सकते हैं। और बाकी तो ऐसे का तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे में एक मेंटर की सख्त जरूरत है। बाकी सब्जेक्ट में फिर भी आप क्योंकि बाकी सब फैक्चुअल है, आपके पास मॉडल आंसर्स है तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे में कुछ मॉडल नहीं होता है, इट्स जस्ट फीलिंग इमोशंस। आप जो ऐसे लिख रहे हैं वो सामने वाला कैसे उसको परसीव कर रहा है। अगर आपने जो ऐसे का सब्जेक्ट है, जो टाइटल है, आप उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि एक सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव के लिए आपको प्रॉपर मेंटरशिप, जो मेंटर चाहिए होता है, जो आपको यानी आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, या फिर कोई सीनियर हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं, उनसे आप करेंगे, और जितने ऐसे लिखेंगे उतना फायदे में रहेगा। जैसे इस बार एक ऐसे आया था, लाइफ इज़ नॉट डेस्टिनेशन इज जर्नी, तो बहुत लोगों ने वो ऐसे लिख रखा था, और बहुत लोगों ने सेम ही ऐसे लिखा था, तो मैंने भी वही लिखा था, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वो पढ़ रखा था, या हमने कहीं टेस्ट सीरीज पे लिख रखा था, तो देखते ही हमने वो सब ने छाप दिया, तो इसीलिए उसमें नंबर भी कम मिले जिन जिन लोगों ने लिखे हैं उसमें। तो क्योंकि बिकॉज रिपीटेशन में फिर वो लोग, और जो लोग एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट लेते हैं उनको अच्छे भी मार्क्स मिलते हैं, तो वेरी सब्जेक्टिव। ऐसे में मैं बोलूँगा एक आर्ट है, एक टेक्निक भी है, तो या तो आप में आर्ट हो या फिर आप टेक्निक डेवलप कर लो तो बेटर है। पर हाँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स, यानी इसमें आप कम एफर्ट्स में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ऑल दो मैंने नहीं लाया, पर बाकी लोग आप ला सकते हैं। देखो, मैंने बोला ना, यूपीएससी टेस्ट मैच है, लॉन्ग गेम है, छोटा गेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने प्रिपरेशन करके उसको क्लियर कर लोगे, बिकॉज मल्टीपल स्टेजेस है। प्रीलिम्स तो एक ऐसा स्टेज है जो कि नॉलेज के साथ डेवलप होता है। मेंस में फिर भी जिन लोगों का बहुत अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस होता है, जो लोग अच्छे जगह से पढ़ रखे हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर है, वो लोग फिर भी मेंस में मैनेज कर सकते हैं। पर प्रीलिम्स एक नॉलेज का गेम है पूरा का पूरा। आप देखेंगे ऐसा भी होता है कि कुछ लोग रैंक हासिल करके भी प्रीलिम्स में नहीं क्वालिफाई करते हैं, ऐसा भी बहुत बार होता है। तो लॉन्ग गेम है। तो मैं क्या करता था नॉर्मली, जब मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मैंने सारे एफर्ट्स प्रीलिम्स में डाल दिए थे अपने, और मैंने उस टाइम जो प्रीलिम्स तैयार किया था उसका रिजल्ट मेरे को 2025 तक मिला। जब मेरे 122 आया था ना, तब मैंने सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ा था। मैंने अराउंड 100 से ज़्यादा मॉक दिए होंगे, और एकदम सब चीज़ यानी क्वेश्चन देखता, आंसर रेडी। तो मैंने अराउंड उस टाइम 120 कट ऑफ होगा, इट्स अराउंड बिलो 100, उस टाइम 122 था। फिर उसके बाद मैंने प्रीलिम्स का कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं सिर्फ प्रीलिम्स एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ता था, जो करंट अफेयर जो हुआ, चेंजेस, रिवीजन। तो अब मैं ये बोलूँगा लॉन्ग गेम है, अगर आपने कहीं पे एफर्ट डाल दी है तो वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके उसका रिजल्ट मिलेगा। लाइक दिस अटेम्प्ट 127, उस टाइम मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, आई मीन पजल के मैं दूँ नहीं दूँ अटेम्प्ट, मुझे लगा हो गया सिलेक्शन फाइनली, तो अब रहने देते हैं, अब तो क्या बहुत लंबा हो गया गेम ऑलरेडी।
फिर मैंने सोचा कुछ नहीं, प्रीलिम्स दे देते हैं, जब तक सर्विस अलोकेशन आएगा उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो प्रीलिम्स दिया, तो प्रीलिम्स देना था, तो फिर मैंने क्या किया, हाफ हार्टली थोड़ा बहुत पढ़ के प्रीलिम्स का जो भी पीटी 365 देखा, कुछ कुछ सवाल तो ऐसे तो देखा, वही क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो वो भी सही हुए। और बाकी जो बैकअप आपने बहुत टाइम से तैयार कर रखा है, जो आपने फंडा अपना फाउंडेशन जो बिल्ड कर रखा है, जैसे पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन तो आपके 100% सही होने चाहिए, बिकॉज वो सब सही कर रहे हैं, तो आप वो सही नहीं कर रहे तो फिर बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम में हो। इकोनॉमिक्स के भी जो बेसिक क्वेश्चंस है, इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई कौन रिलीज करता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या ट्रेंड्स है उसमें, जो आपके नेबरहुड हो गए, मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गए, वो क्या होता है, वो आप सभी सही करते हैं, जो चीज़ सब सही करते हैं वो तो आप उसमें फेल हो ही नहीं सकते। आपको बस करना है करंट में, और जो कुछ एरियाज जो आपके स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस में है, लाइक फॉर मी इकोनॉमिक्स, फॉर अदर्स इट इज किसी के लिए हिस्ट्री हो सकता है जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, किन्हीं के लिए साइंस हो सकता है जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो बस वो जो एक बिकॉज होता क्या है, नॉर्मली आप लोगों ने भी किसी ने प्रीलिम्स दिया होगा, तो यू विल ऑलवेज पीपल विल से कि मैं बस 10 नंबर और होता तो मेरा प्रीलिम्स हो जाता। तो 10 नंबर इन्हीं से आता है, वो आप 4-5 क्वेश्चन जो एक हर आदमी नहीं कर सकता, आप अगर वो अटेम्प्ट कर ले तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। तो ये मेरे को लगता है कि ये लॉन्ग गेम के लिए पहला तो प्रीलिम्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप मेंस तक पहुंचते हो। मेंस में पहुंचने के बाद मोटिवेशन रहता है। और सेकंड चीज़ ये है कि मेंस में अगर आप कंसिस्टेंट है ना, तो आप फर्स्ट ईयर नहीं भी हो तो एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप हर बार क्वालिफाई करते हो, बिकॉज आप एक बेंच मार्क पे पहुंच चुके हो। अब आपको सिर्फ इंटरव्यू वाला हर्डल ही आपको लगता है बस इसमें अच्छा मार्क्स आते ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे आप ये देखेंगे, मेरे यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ था, यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे भी हो गया था, यहाँ पे भी इंटरव्यू कॉल था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। तो इम्प्रूव ही होता है वो, क्योंकि आपका नॉलेज बिल्ड होता है। और इसमें क्या है ना, मेंस में अनसर्टेनिटीज कम होता है प्रीलिम्स जितना, बिकॉज मेंस में वंस यू अक्वायर दोज स्किल्स, वो आप रिटर्न करके चलते हो, आपका फिर उसमें आपका कम नहीं होता है। ऑल तो आप कहीं ना कहीं कम हो, जैसे यहाँ से इतना कम हो गया, किसी सब्जेक्ट में कम हो गया, तो आप कहीं ना कहीं मैनेज करके उसको यहाँ पे ओवरऑल बढ़ा दोगे। हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा, आप ग्रो कर लोगे, किसी सब्जेक्ट में कम भी होगा, जैसे इसमें इसमें यहाँ पे कम हो गया, बट स्टिल सारा मैनेज करके आप 800 मार्क्स, 800 ही बोलते हैं, बेंच मार्क होता है। अगर 800 क्रॉस कर लिया जनरल कट ऑफ से 50 मार्क्स ऊपर, तो आपका इंटरव्यू से भी अगर आपको कुछ कम होता है फिर भी आप मैनेज कर लेते हैं क्लियर करना। तो वो एक ड्यू प्रोसेस है लंबा। और मोटिवेशन तो देखो, मेरे पास तो मोटिवेशन के बहुत रीज़न थे। पहला तो सर्विस था, तो इसलिए कोई जिस साल फेल हुआ उस साल एक एक रात थोड़ा सा डिप्रेशन में जाके अगला दिन वापस ऑफिस में काम करके सही हो जाता है। तो वो एक सबके पास एडवांटेज, पर वो प्रॉब्लम भी था मुझे, हर साल ये प्रॉब्लम था, अगर मेरा प्री क्वालिफाई हो गया तो मेरे को मेंस के लिए छुट्टी मांगना। अब तो हर बार छुट्टी के लिए अप्रोच करना पड़ता था, काफ़ी बहस होता था। तो एक तो हर चीज़ के अलग अलग इश्यूज हैं, पर मुझे लगता था ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया, बिकॉज आई हैव ऑलवेज अ जॉब। तो उस हिसाब से मेरे को कभी ऐसे नहीं लगा कि नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो एक मेरा सॉर्टेड था। पर अभी इनिशियल अटेम्प्ट्स में तो इन सब चीज़ का सोचने का ज़रूरत नहीं है। अगर मानो काफ़ी अटेम्प्ट्स हो गए हैं तो फिर एक सेकंड थॉट होना चाहिए, मेरे को लगता है। प्लान बी होने से हमेशा बेटर ही रहता है। अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक तैयारी करना है ना, तो देखो मुझे लगता है प्री के 30 डेज, प्री के पहले के 30 डेज, और जो प्री और मेंस के बीच का जो 3 महीने ना, दीज आर द इम्पोर्टेंट पीरियड। उसमें लोग बोलते हैं कि मैं 8 घंटा पढ़ा, 10 घंटा पढ़ा, बाकी कोई 8-10 घंटे तो नहीं पढ़ पाता। मैं नॉर्मली अपना ऑफिस आवर्स के बाद रिवीजन में या फिर मॉक टेस्ट में इन सब में टाइम देता था, और सैटरडे संडे को थोड़ा बहुत एड ऑन करके 5-6 घंटे कर लेता था। पर वो भी मैं तभी पढ़ा था जब मेरा इनिशियल अटेम्प्ट्स में, तब कोविड भी था तो बहुत छुट्टी भी मिलता था, लॉकडाउन वॉकडाउन वो सब होने से उस टाइम का बेनिफिट मेरे को आगे मिला है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, अगर आप आज कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप आज मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है, पर लॉन्ग टाइम में आपको दिखेगा, बिकॉज वो नॉलेज एक्यूमुलेट होता है, आप रिफाइन भी करते हैं उसको बहुत ज़्यादा। तो उस रिफाइनमेंट के बाद आपको उसका रिजल्ट दिखेगा भी, पर लंबा टाइम लगेगा। शॉर्ट भी लग सकता है, शॉर्ट के लिए बोला ना, एकदम सिंपल टेक्निक है, प्री क्लियर करो, इन सब पेपर्स में अच्छा करो, इंटरव्यू में डिसेंट मार्क्स और कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बिकॉज यही पेपर है, ऐसे GS4 ऑप्शनल
और इंटरव्यू, इन सब से आपका क्लियर हो जाएगा। पर ये सब में आपको उलझने के लिए, इन सब को क्लियर करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट है। यूपीएससी का इंटरव्यू इज नॉट अबाउट कॉर्पोरेट इंटरव्यू, वो एकदम सिंपल है। बहुत ऐसा भी होता है यूपीएससी के इंटरव्यू में, आप मीडियम इंग्लिश में, आपसे हिंदी में सवाल जवाब शुरू होते हैं, आप हिंदी में ही बोलते हैं आधा इंटरव्यू, उसके बाद थोड़ा बहुत इंग्लिश में चलता है। और बहुत बार वो खुद भी बोल देते हैं अगर आपको जो लैंग्वेज में बोलना है बोल सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, तो वहाँ पे ऑप्शन भी मिलता है आपको हिंदी लेने का इंटरव्यू। पर मैंने इंग्लिश इसलिए लिया बिकॉज मेरा नेचुरली बैकग्राउंड था सीए का, तो मैं सीए का पढ़ाई पूरा इंग्लिश में किया। मैं पीएसयू में काम किया तो वहाँ सारा वर्किंग कंडीशंस भी मोस्टली इंग्लिश में था, और जो सारा राइटिंग मेन सब इंग्लिश में दिया। तो मोस्ट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता था कि हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश ज़्यादा होता है, तो इंग्लिश ही ले लेते हैं। मेरा भी मन में आया कि मैं एक बार हिंदी ले लेता हूँ जब नंबर कम हो रहा है। पर इस बार अच्छा मिला तो मुझे ये लगा लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर नहीं है यूपीएससी में। बैरियर जो है वो एक्सप्रेशन का है। बट हाँ, आपके पास चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा इश्यूज हो रहे हैं तो आप उसको हिंदी आप उसको ऑप्ट कर लीजिए, मीडियम हिंदी इंग्लिश जो भी आपको करना है। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में सब कुछ लिखते हैं और हिंदी में देते हैं इंटरव्यू। पर मेरा जो बेसिक था, और इन माई ऑल द इंटरव्यूज, मेरा जो इंटरव्यू चला था इट इज़ विद रेस्पेक्ट टू माई जॉब प्रोफाइल, माई जो मेरा एजुकेशन है सीए का, और जो एरियाज मेरे नॉन में है, वहीं से मुझे ज़्यादा पूछा है। ऐसा एकदम अब्रप्ट या फिर कुछ भी कहीं से ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लिया है ऑलवेज। और अगर आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं तो इट इज़ नॉट द बेसिस ऑफ देयर इवेल्युएशन, उनका जो इवेल्युएशन का बेसिस है इट इज़ वेरी क्लियर। वो आपको वही चीज़ पूछते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप बोल सकते हो। वो भी नहीं चाहते कि आपको वो चीज़ पूछे जिसमें आपको कुछ नहीं पता। ऐसा तो वो बहुत कुछ पूछ सकते हैं जिसमें हमको कुछ नहीं आता है। तो इंटरव्यू इज़ नॉट अबाउट हिंदी इंग्लिश। मेरा लास्ट ईयर एक फ्रेंड था हिंदी मीडियम से, 2024 में इसको 216 हिंदी मीडियम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, पूरा साइड नहीं किया था, स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा था, सारा टाइमलाइन जो भी होता है मुझे उसका आइडिया था। यानी क्विट इंडिया कब हुआ था, सत्याग्रह कब हुआ था, कौन सी पर्सनैलिटी थी, जो बेसिक होता है जो कि आना ही चाहिए। एक होता है ना यूपीएससी में एक बेसिक होता है कि भाई ये तो एज अ यूपीएससी पर्सन आपको पता ही होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। यानी कौन राजा थे, मुगल डायनेस्टी थी, ये थी, या फिर मानो किसने क्या काम करवाया इम्पोर्टेंट, या फिर जो भी मिनिस्ट्री जो होती है इम्पोर्टेंट आपकी मुगल एरा सल्तनत पीरियड, जो कि एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हर किसी को आता है। और वो आप जब बहुत ज़्यादा मॉक देते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली उन चीज़ों का आइडिया हो जाता है। मैंने कोई अलग से फाउंडेशन कोर्स ऐसा नहीं किया था कि मैं कोई डेडिकेटेड हिस्ट्री का क्लास लिया हो। जो जो मेरे को पता था वो मेरे को आइडिया आता गया, और बाकी मैंने मॉक टेस्ट से और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करके वही लिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन बुक्स भी वही जो या तो किसी एग्जाम में पूछ रखा है या फिर बहुत ज़्यादा नोन है पब्लिक में। जो बोलते हैं ना बुक्स बहुत पूछते हैं यूपीएससी में कि ये बुक किसने लिखा है, ये बुक किसने, तो वही बुक पता था जो एकदम नोन है। अदरवाइज आई यूजुअली साइड लाइन, आप साइड लाइन कर भी दोगे तो इतना ज़्यादा वेटेज नहीं, बोला ना 50% कट ऑफ है यूपीएससी का प्रीलिम्स में, उससे भी कम 92 200 में से। देखो मेरा तो सिंपल था, मैं खुद टॉपर्स को भी बहुत पढ़ता था, और जिस टॉपर का कुछ अप्रोच पसंद आ जाता आई जस्ट रेप्लिकेट इट। जैसे शुभम कुमार करके एक टॉपर हुए थे, उनका वाटर का एक क्वेश्चन में था चार्ट, तो आई जस्ट मैं वो याद कर लिया था। जब भी वाटर क्वेश्चन आती वो एक ग्राफ बनाते थे, मैं भी वो ग्राफ बना देता था एग्जाम में। कुछ नहीं होता है, वेरी सिंपल। अगर आपको मेरे आंसर कॉपी में कोई अच्छा लगा है यू जस्ट रेप्लिकेट इट। और ऐसा नहीं बोलूँगा पूरा रेप्लिकेट कीजिए, आप अपना कंटेंट उसमें कुछ और डाल दीजिए। मैंने भी यही किया, मैंने अपना आंसर राइटिंग का कोई अलग से मेंटोर या फिर कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी। आई जस्ट रेड द आंसर्स ऑफ टॉपर्स, मेरा खुद का कुछ कंट्रीब्यूट किया जो मुझे लगा इनोवेटिव। ऐसे मुझे पैराग्राफ में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं हर चीज़ पॉइंटर्स में ही लिखता था मोस्टली। आप भी देखो पॉइंटर्स में, और बहुत बार पॉइंटर्स में मुझे लगता था मैं टाइम कंप्लीट नहीं हो मुझसे टाइम ही, तो मैं क्या करता था वो हब एंड स्पोक करके बना के, उसमें क्या स्पेस भी पूरा जाता है और दिखता भी थोड़ा सुंदर है, तो मैं वो बना देता था। और ऐसा होता था पूरी कॉपी में, कुछ क्वेश्चन में हब एंड स्पोक है, कुछ में पॉइंटर्स है, कुछ में ग्राफ्स है, कुछ कुछ में फ्लो चार्ट्स है। तो ये सब बना के पूरा कॉपी लगता है कि हाँ बहुत डाइवर्स तरीके से आंसर लिखे हुए हैं। ना ना ना, एक क्वालिफाइड सेंटेंस होता है, यानी ऐसा नहीं है कि आप ग्रामर यूज कर रहे हो, प्रॉपर क्वालिफाइड सेंटेंस होता है। गवर्नर्स रोल आर दिस दिस ऐसे ऐसे करे, फिर
यानी विद इन लाइन में आप फ्लो चार्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है, पर क्वालिफाइड सेंटेंस होते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप में बात करते हैं ना, लिखते हैं, तो थोड़ा प्रॉपर इंग्लिश होता है, फॉर्मल, जो समझ आना चाहिए सामने पर। नहीं, मेरा वर्ड लिमिट का सिंपल था। मेरा वर्ड लिमिट कभी ज़्यादा नहीं होता था, मेरा कम ही होगा, पर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा वो होता है। एक्चुअली मैं पहले क्वेश्चन से ही टाइम देख के चलता था। मैंने कभी ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने 15 मिनट दिया और लास्ट क्वेश्चन को 4 मिनट दिया, ऐसा कभी नहीं है। मेरा अप्रोच तो ये रहता था कि मेरे को जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता था 9, 10 और 19, 20, क्योंकि वो मेरा सबसे तेज हाथ चलता था तब शुरू शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन। तो उनको सबसे फास्ट, और मैं ट्राई करता वहीं पे मैं 4-5 मिनट का क्वेश्चंस लेके चलूँ आगे, ताकि मैं बाकी के अगर जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है उनको मैं थोड़ा टाइम दे के सोच समझ के लिख सकूँ। तो मैं तो बोलूँगा वर्ड लिमिट पूरा 150 या 250 लिखने की बजाय विद इन टाइम जो पूछा है वो आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। आप मेरा कॉपी देखेंगे ना, उसमें विजन का देखोगे तो और चलो, बाकी मॉक में तो क्या रहता है, थोड़ा बहुत आप थोड़ा बहुत कभी कभी लीनियंट होकर थोड़ा टाइम ज़्यादा में लिख लेते हैं, पर आप अभ्यास में लिखते हैं तो पूरा प्रॉपर टाइम लाइन में लिखते हैं। तो उसमें जो आंसर्स है वो थोड़े से प्रॉपर लिखे हैं विद इन टाइम। तो आप देखेंगे हर टॉपर का हर आंसर परफेक्ट नहीं होता है, कुछ आंसर परफेक्ट होते हैं। जैसे मेरा था कि मैं क्या करता था, मेरा आईआर, यानी फर्स्ट मैं पेपर 2 में आईआर से शुरू करता था, पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से शुरू करता था। और जो गैप होता था ना, जैसे मानो GS1 और GS2 के बीच में जो गैप है, और मैं उनमें वही सवाल पढ़ता था, यानी उन्हीं का कंटेंट रिवाइज करके जाता था, ताकि वो मैं जाके सीधा रेप्लिकेट कर दूँ 4 क्वेश्चंस में। क्योंकि GS2 में भी जो आईआर के क्वेश्चन आते हैं पीछे के 4, और जो GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी के आते हैं, और वो थीम भी फिक्स है, घुमा फिरा के पूछते हैं, तो वो कंटेंट फिक्स होता है। जाते ही सबसे पहले वही लिख लेता था। तो मेरा हाफ एन आवर में मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए, फिर मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, फिर आराम से मैं बाकी सब लिख लेता था। केस स्टडी में नॉर्मली मेरा फोकस रहता था कि बिकॉज केस स्टडीज बहुत मोनोटोनस लगती थी मेरे को, तो मैं पहले क्या करता था, केस स्टडी से ही शुरू करता था। क्योंकि केस स्टडी मुझे लगता था कि बहुत, क्योंकि आप केस स्टडी बाद देखो, ये भी अप्रोच पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। मेरा अप्रोच डिफरेंट है। बहुत लोग होते हैं जो अगर बोलते हैं कि जो पार्ट 1 है दिस इज वेरी स्कोरिंग, पार्ट 2 में इतना स्कोर नहीं मिलता, तो आप पार्ट 1 पे पहले से कीजिए और पार्ट 1 पे अच्छे से आंसर लिखिए, और पार्ट 2 में आप एवरेज लिख के आप कंप्लीट कर दीजिए पेपर। पर मुझे लगता था कि मैं अगर पार्ट 1 पहले करके आऊँगा, पार्ट 2 मुझे बहुत बोरिंग लगता, मैं एग्जाम में ही लगता था क्या लिख रहा हूँ मैं। तो पहले पार्ट 2 से शुरू करता था, और वही टाइमलाइन सबसे इम्पोर्टेंट 15 जो मिलता है हमको, एवरेज 15 मिनट्स में लिखना होता है एक। तो मैं ट्राई करता था कि 15 मिनट में पहला केस स्टडी लिखूँ, सेकंड केस स्टडी, और जो पढ़ने का टाइम भी मिलता है तो पहले मैं पढ़ के जो मेन लाइन को अंडरलाइन करके कुछ पॉइंट में वही लिख लेता था पेन से। पता नहीं अलाउड है कि नहीं है वो, पर मैं लिख लेता था उसमें पेपर के अंदर ही थोड़ा बहुत जो भी मेरे को होता है अंडरलाइन करके। तो उससे क्या होता था कि मेरे को पॉइंट्स पता है, तो मैं जो पहला केस स्टडी लिखता था उसको मैं 15 की जगह 12 में कंप्लीट करने की कोशिश करता, 12 मिनट्स में। क्योंकि ऐसे का ये एथिक्स का पेपर कंप्लीट करना इज ए मेजर टास्क, बिकॉज पेपर बहुत ज़्यादा होता है और सारा पेपर फिल करना भी बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस है। स्पेशली इनका फॉन्ट थोड़ा सा स्मॉल है, तो मैंने अपने फ़ॉन्ट पे भी काम किया, मेरा भी फॉन्ट थोड़ा स्मॉल था। तो मैं धीरे धीरे उस फॉन्ट को भी थोड़ा सा एनलार्ज करके, ताकि स्पेस अच्छा लगे। और क्या होता है जब आप बहुत स्पीड से लिखते हैं ना, तो फॉन्ट छोटा होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा उसमें मैसी लगता है वो, तो मैं फॉन्ट बड़ा करके लिखने की कोशिश करता था। तो उससे क्या होता था, पेपर भी भरता था। और एथिक्स और ऐसे के जो केस स्टडी होता था ना, उसमें मैं क्या करता था, केस स्टडी भी सब घूम फिर के वही आती है। वन विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल हरेसमेंट एट ऑफिस का होगा केस स्टडी, एक होगा आपका करप्शन रिलेटेड कुछ होगा, एक आपका होगा सीनियर जूनियर के बीच में डिस अग्रीमेंट का केस स्टडी होगा, स्ट्राइक का होगा, या फिर एक पब्लिक एंगेजमेंट से रिलेट होगा। तो मैं क्या करता था, इन सबको पहले से तैयार करके रखता था। तो सिर्फ एग्जाम में जाता, केस स्टडी देखा, मुझे लगा इसमें तो ये चीज़ आएगा, तो स्टेक होल्डर बना दिया किसी में, किसी में ब्रीफ लिख दिया। यानी अप्रोच हर एक में डिफरेंट रखता था। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में सिंपल स्टेक होल्डर बना दिया सब में, या सब में ब्रीफ लिख रहा हूँ। और जब लगता था टाइम नहीं है तो मैं स्टेक होल्डर ब्रीफ और सीधा केस स्टडी के मेन कंटेंट पे ही आता था। जैसे मैं नॉर्मली एथिक्स के जो मैं लास्ट की 2 केस स्टडीज होती थी उसमें मैं नो इंट्रो नो कंक्लूजन, सिर्फ जो पूछा है वो लिख के आता था, क्योंकि टाइम नहीं होता था। मैं तो ये बोलूँगा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।
यानी ऐसा नहीं है कि आप कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लिख दोगे और बाकी सब खराब लिख दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने फेयरली सब कुछ लिखा है, यानी जो पूछा है वो लिखा है, ना ज़्यादा आपने कुछ एफर्ट डाला है, तो यू गेट 115 to 120 इन एथिक्स पेपर। टॉपर्स कॉपिंग, जिनके 140 आ रहे हैं, इनके 130 आ रहे हैं, उनका देखो कैसे लिखते हैं। मैं भी ऐसे ही दिखता था। मैंने भी जब श्रुति शर्मा, आदित्य श्रीवास्तव, अनिमेश प्रधान, इन सब का कॉपी बहुत रीड कर लिया था, और जो लिखते थे वो लिख लेता, और कुछ जो मॉडल आंसर्स भी आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उनसे भी मुझे जो अच्छा लगा वो डाल लेता था। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ के रोज मैं देख रहा हूँ ये केस अच्छा लग रहा है। आप वही केस लिख पाओगे जो आपने किसी टॉपर से पढ़ा है। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव केस स्टडीज़ है तो और बेटर है। रेस्ट तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट है, टॉपर्स कॉपी जाइए, उनका जो कंटेंट है वो लिखिए, उनको रेप्लिकेट कीजिए, उससे आपका फेयरली उनके जितने मार्क्स नहीं तो एटलीस्ट उनके 5-10 नंबर कम तो आ ही जाएंगे। ARC रिपोर्ट ना, मैंने उसका ड्राफ्ट वो पढ़ा था, समरी। ये लोग बोलते हैं एथिक्स से पढ़ने की जरूरत है, पर मैंने तो सिर्फ समरी पढ़ी थी। और हाँ, समरी ऐसी पढ़ी थी कि जब भी मेरे को एथिक्स का किसी केस का, यानी किसी क्वेश्चन में आंसर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं या फिर कंटेंट कम पढ़ रहा, तो ARC में सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो उसका रेफरेंस देख के मैं लिख लेता था। वो मैं GS2 में भी यूज़ करता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ एथिक्स का है, ये होता है लिंकेजेस, क्योंकि उसमें गवर्नेंस एक टॉपिक है। तो आप उसी ARC रिपोर्ट्स को GS2 में डाल दोगे तो आपका कंटेंट बहुत एनरिच दिखेगा। आप एक जगह सिंपल आंसर्स लिख रहे हो, उसकी जगह आप एक अच्छा ARC, या फिर आपने कोई कमेटी पता है आपको, तो वो लिखोगे तो और बेटर होगा आंसर। बजट तो नॉर्मली प्रीलिम्स का है, मेंस में तो कोई ज़्यादा दिक्कत आता नहीं। कुछ नहीं करना है, हर बजट का कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, आपको वो देखना है। और बाकी जो कोचिंग वाले समरी बनाते हैं वो समरी, या फिर अभी तो गवर्नमेंट का भी समरी बहुत अच्छा आता है। आपको तो मेजर डेटा पता होना चाहिए, कितना डायरेक्ट का रेशियो है, इनडायरेक्ट टैक्स का रेशियो है, एक्सपेंडिचर का क्या सीक्वेंस है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब। तो बजट तो वेरी सिंपल, बजट में यानी वो तो सिलेबस का पार्ट है, जो करंट है उसमें सब कुछ इंक्लूड है। रिवीजन डिपेंड करता है, जैसे मैं मोस्ट ऑफ द रिवीजन करता था विद, लाइक प्री में तो मैं मॉक टेस्ट के हिसाब से करता था रिवीजन। फॉर एग्जांपल, मैंने मॉक दिया, उसमें मेरे मानो 100 में से 60 सही हुए, 40 गलत हुए, तो 40 में काम मैं गलत हूँ। बिकॉज एक दो प्रीलिम्स देने के बाद अब लगता है कि अब मैं क्या ही खोलूँ लक्ष्मीकांत की बुक, ये पढ़ा हुआ ये पढ़ा हुआ है। अब फिर आपको लगता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तो वो गलती आपको मॉक टेस्ट से पता चलती है। तो जितने ज़्यादा मॉक देंगे रिवीजन उतना बेटर होगा। बोलते हैं ना, आप जो चीज़ अच्छा करके गेन करते हैं ना, उससे ज़्यादा आप जो गलत करते हो उसके बाद बहुत सही गेन करते हो। लाइक मैंने कोई मानो क्वेश्चन का आंसर लगाया A, और मैं A और B में मेरे को कन्फ्यूजन था और मैंने A लगाया, फिर पता चलता B आंसर है, तो फिर लगता है अच्छा इसमें ये गलती है। तो उससे आपका रिटेन पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो मॉक टेस्ट दीजिए, और जो और कुछ तो चीज़ तो बेसिक्स है, लाइक हिस्ट्री का जो आपको कॉमन नोट्स है वो पढ़ना है आपको। लक्ष्मीकांत एक दो बार तो रिवाइज करना ही है प्री से पहले। और जो आपका ज्योग्राफी हो गया, मैप हो गया, वो जो इम्पोर्टेंट रिवर ट्रिब्यूटरीज, जो बेसिक्स है वो तो आपको करके ही जाना है। पर जो एनरिचमेंट है वो आपका मॉक टेस्ट से आएगा। अगर आपने 10,000 MCQs कर लिए तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा ये अप्रोच था। उसके लिए सबसे बेसिक अप्रोच है, आप हर महीने के एक किसी वीकेंड में आप मॉक टेस्ट दीजिए एक, और आप सोचिए कि वही आपका प्रीलिम्स का पेपर है। तब आप उस सब्जेक्ट को एज अ एग्ज़ाम अप्रोच से रिवाइज करोगे। जैसे मानो मैं कोई भी मॉक देता था, जैसे अभ्यास का भी ओपन टेस्ट आ रहे हैं अभी फॉर दी, अभी आ रहा है शायद, मैंने तो एनरोल नहीं किया, पर होते हैं प्री से पहले 3-4 बार। तो मैं हर पेपर को मेरा प्रीलिम्स का पेपर ही मानता था, और मैं चाहता था कि मैं हर सब्जेक्ट को उससे पहले रिवाइज कर लूँ। अगर आप कम टाइम में ट्राई करोगे तो आप उसको 100 नहीं, एटलीस्ट 50% तो पढ़ लोगे, 50-30% पढ़ लोगे, और वो 30-30 होके आपका 100% होगा। तो आप एटलीस्ट 3-4 मंथ्स में एक बार आपका सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। मेरा अप्रोच यही है। और आप ऐसे पढ़ोगे, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो तो डिफर करती है। मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो मैं तो प्री से पहले ही करता था रिवाइज, उससे पहले तो मैं नहीं करता था ज़्यादा रिवाइज।
आपको अपना इंटरेस्ट तो पहला ही है, आपका बैकग्राउंड जो है। तो मेरा तो जो रहता है कि पहला अपना बैकग्राउंड और इंटरेस्ट पे ही लेना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ है। बट उसमें कंसर्न ये होता है कि उसका सिलेबस कितना है। मानो एक होता है, मानो इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स में क्या होता है, जो 5 साल उन्होंने पढ़ा है, 4 साल वो पूरा एक पेपर में है उनके, 2 पेपर्स में, तो वो उतना एनर्जी उसमें नहीं कर सकते इन्वेस्ट। और उनको लगता है कि क्या होता है ना, टेक्निकल ऑप्शनल्स इनिशियल अटेम्प्ट्स में बहुत हेल्प करते हैं, बट विद टाइम इट डिटोरिएट। क्या होता है कि आप जीएस में, ऐसे में, इन सब में अपना टाइम लगाते हैं, तो वो आपका उसमें आप टाइम इतना दे नहीं पाते हैं। और मानो आप प्रीलिम्स के लिए एफर्ट डालते हो, एक दो बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर आप प्रीलिम्स पे ही ध्यान देते हैं, तो वो ऑप्शनल एकदम भूल ही जाते हैं आप। तो उस केस में क्या रहता है, आपको देखना, अगर आपका ऑप्शनल, आप जानो आपको ऑप्शनल चूज करने से पहले आप उसका पेपर देख लीजिए। जैसे मैंने अपना कॉमर्स अकाउंटेंसी ऑप्शनल लिया ना, तो मैंने जिस साल में यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी, मैंने उस साल का पेपर निकाला अपना कॉमर्स अकाउंटेंसी का, और मुझे लगा कि मैं इसमें आज भी पेपर दूँ तो मैं एटलीस्ट 50% मार्क्स ले आऊँगा। तो मुझे लगा इसमें तो ऑलरेडी होगी प्रिपरेशन, अब जरूरत है नहीं ज़्यादा। तो उस केस के लिए मैंने फिर कॉमर्स अकाउंटेंसी ऑप्शनल लिया था। आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप लीजिए। बहुत लोगों का मैथमेटिक्स ऑप्शनल भी होता है, बहुत स्कोरिंग है, पर वो है कि आप स्कोरिंग तभी कर पाओगे जब आप उसको बहुत कॉन्स्टेंटली रिवाइज कर रहे हो। और नॉर्मली मैं खुद सजेस्ट करता हूँ कि आपको ऐसे सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जो आपको दूसरी जगह भी हेल्प कर सके। मैंने पीएसआईआर मैंने इसलिए बोला क्योंकि पीएसआईआर का जीएस 2 में भी है, ऐसे में भी है। पर उसमें फिर क्या है कि मोस्ट ऑफ द लोग ऑप्शनल वही लेते हैं, और उससे क्या होता है कि फिर मार्किंग वैसे नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे हो जिनके पिछले बार 280 थे, मेरा एक फ्रेंड था 280 थे, उसके 260 हो गए। ऑल दो वो आईपीएस से आईएएस हो गया, पर उसका जो मार्क्स है वो कम हो गया। क्योंकि होता है क्या, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लोगों के पास होता है ना, तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। और अगर आपने उसमें इम्प्रूव नहीं किया तो फिर आपका स्कोर इतना ज़्यादा आप उसको रिपीट नहीं कर पाओगे। तो यही है, ये आपका एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड ऑफ है। जो आपको लगता है कि अगर आप ऑप्शनल टेक्निकल लेना है या फिर आपको जनरल ऑप्शनल लेना है। तो मेरा अप्रोच डिफरेंट था, बिकॉज मेरा टाइम कंस्टेंट के कारण और मेरा एक्सपर्टाइज था, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया था। स्ट्रेस तो नॉर्मल है, मैं तो क्रिकेट बहुत देखता हूँ, तो मैं तो, मेरा मानो कल भी प्रीलिम्स और मैच हो रहा था, मैं तो एक साइड में मैच चला के रखता था। नहीं, स्ट्रेस होता है, पर आप ये भी देखना चाहिए कि मॉक में रिलेटिव आपका परफॉर्मेंस कैसा है। आप ये मत देखिए आपके 60 आ रहा है या 70 आ रहा है, 80 आ रहा है। हाँ, आपका अगर कम है तो फिर स्ट्रेस लेने का तो बनता ही है। कॉपअप का तो देखो सिंपल है, आपको पहले देखिए कि आपने जो जो क्वेश्चन गलत किए हैं, आपने एक्चुअली में वो पढ़ा है भी कि नहीं। अगर आप पढ़ के भी आप कम ला रहे हो तो स्ट्रेस का बात है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर आप बोलो ठीक है, मैं इसको और इम्प्रूव करके अब देता हूँ एग्जाम। जैसे मेरा होता था कि विजन में नॉर्मली अभ्यास होता था, टफ आता था पेपर बहुत, तो नॉर्मली मेरे नंबर कम आते थे, जो मेरे मेन एग्जाम में आते थे उससे भी कम आते थे। पर मैं अपना रिलेटिव परफॉर्मेंस देखता था, फिर ये देखता था जो मैंने गलत किए हैं वो मैंने पढ़े भी हैं या फिर सिर्फ तुक्का मार के आया हूँ एग्जाम में। तो पता चलता था अच्छा ठीक है, ये तो मैं फेयरली ठीक ही कर रहा हूँ। प्रेशर तो आएगा, प्रेशर का ही गेम है। 12 लाख पीपल है, 1000 सीट के लिए। मैंने सिर्फ नोट्स इसके बनाए थे, एथिक्स के। बाकी मेरे पास और ऑप्शनल के नोट्स थे मेरे खुद के। स्टैंडर्ड बुक्स नहीं, मैंने बोला ना, मैंने ना 1 पेजर बना रखा था। और मैं 1 पेजर कैसे बनाता था, आपने कभी मेंस 365 का डॉक्यूमेंट देखा है? उसमें पहले पेपर में लिखा रहता है कि ये गवर्नर का टॉपिक है, ये पेपर बना। तो मैं या तो वो प्रिंट निकाल लेता था और उसके पीछे एड ऑन कर लेता था, या फिर अपना खुद का पेपर बना लेता था। तो मेरा ऐसे कोई अदर जीएस के कोई नोट्स नहीं थे। प्री के लिए मैं लक्ष्मीकांत पढ़ता था, और जो भी करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो मैं उसका ध्यान रखता था, जो भी हो रहे हैं। मॉक टेस्ट देने से क्या करंट भी रिवाइज हो जाता था। मैं एक चीज़ रखता था कि बहुत सारे ओपन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह। तो मैं जितने भी, यानी जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सबका जो मॉक टेस्ट का पेपर डाउनलोड करके वो सॉल्व करता था। क्योंकि मेरे को पढ़ने में आता तो थोड़ा सा दिक्कत लगती थी, रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी मेरे को। तो मैं क्या करता था कि जितने मॉक्स हैं उन्हीं मॉक्स को मैं सॉल्व करता था। तो उससे क्या मुझे अच्छा भी लगता था जब सही सही कर रहा हूँ, और नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको भी मैं और अपना कंटेंट को भी एनरिच कर लेता था। तो मेरा अप्रोच इसलिए डिफरेंट था क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक दो बार प्री हो चुका था। तब मैं जाता था कि चाहता था कि अब मैं सिर्फ मॉक्स ही देता हूँ, ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान नहीं देता हूँ। पर वो तब था क्योंकि मेरा ऑलरेडी डेवलप था फाउंडेशन बहुत अच्छा।
तो वो जब आपका हो जाएगा आपको भी लगेगा कि ठीक है, अब मेरे को इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। फाइनल टिप्स मैं दे देता हूँ मेरे साइड से, जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला तो आपको सबको अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, आपका क्या स्ट्रेंथ है। मेरे को अपना वीकनेस पता था शुरू से ही, मैं ऐसे का पेपर मेरा कभी अच्छा नहीं गया तो वो मेरा वीकनेस मुझे लगता था। स्ट्रेंथ मेरा खुद का था कि मैं अपना ऑप्शनल में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो वो मेरा स्ट्रेंथ था। और अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती थी हमेशा मेरे जीएस पेपर्स में, क्योंकि मुझे लगता था कि जीएस इज ऑल अबाउट हाउ यू मेक श्योर दैट योर आंसर इज बेटर। और थ्रेट मुझे लगता था हमेशा के इंटरव्यू से थ्रेट लगता था, इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि मेरे मेंस में इतने अच्छे मार्क्स हो कि मेरा इंटरव्यू सॉर्टेड हो, कि अगर इंटरव्यू में थोड़ा बहुत कम भी है तो मेरे को अच्छा सर्विस मिल जाए। और जो दूसरा है, फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस, रिवीजन के ऊपर थोड़ा, और कंटेंट, नया कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देने की जगह रिवीजन, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और मॉक के थ्रू अपना कंटेंट को बिल्ड कीजिए। ऐसे आप कंटेंट पढ़ते रहेंगे तो कभी इस कोचिंग का कंटेंट आएगा, कभी उस कोचिंग का कंटेंट आएगा, कभी आपको बोलेंगे ये सबसे 100 इंपॉर्टेंट थीम्स है, ये पढ़ लीजिए तो प्रीलिम्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। प्रीलिम्स बहुत लंबा गेम है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और मेंस साथ में भी अलग चीज़ है। मेंस का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रीलिम्स मोर अबाउट योर नॉलेज, और मेंस मोर अबाउट प्रैक्टिस योर स्किल्स। और आप कितना प्रैक्टिस करते हो, अगर आपने कभी पूरा मेंस का पेपर लिखा है तो आपको पता चलेगा कितना उसमें डिफ़िकल्टी होती है पेपर कंप्लीट करने में ही। अगर आप बहुत जनरल आंसर लिख रहे हैं तब भी आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पता चलेगा आप 15 मार्कर्स में 2 पेज ही लिख के आ रहे हैं, 3rd पेज खाली जा रहा है सब में। और नीड 50% मार्क्स, कोई भी पेपर हो, मेंस में भी आई थिंक मेरे 801 आए हैं, कितने में से 1750 में से। तो यानी फोकस आपका 50% मार्क्स चाहिए, तो फोकस भी आपका उस हिसाब से होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। मेंस में तो मैं नहीं बोलूँगा, प्रीलिम्स में ज़्यादा बोलूँगा। मेंस में तो मैं चाहूँगा कि आप सभी चीज़ें अच्छे करके हैं तभी आपको नंबर मिलेगा, बिकॉज एक लिमिट होता है, एक क्वेश्चन पे आपको 50% या 60 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते, 60% से ज़्यादा। तभी आप देखो टॉपर्स के भी मार्क्स कितने हैं, 100, शायद 1040 कुछ होगा, 40 या 60 होगा, आई थिंक, आई नॉट रिमेम्बर कितना मार्क्स है उसका। मेंस में तो आई थिंक 900, नहीं 8, ये होगा 850 के आसपास होगा उसका टोटल। जो टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 850 के आसपास होगा अराउंड। तो मैं बोल रहा हूँ कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ऑल इंडिया रैंक 1 का भी 1750 से 850 मार्क्स आ रहा है। तो यानी नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ हर सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन को आप फेयरली करके आओगे तभी मिलेगा ये। अगर आप कुछ क्वेश्चन अच्छे करोगे और बाकी छोड़ के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें, आपको पता चलेगा आप यू विल लैंड इन 80s 90s। और जो लास्ट है, जैसा मैंने बोला था कि टेस्ट मैच जैसा है, यूपीएससी का जर्नी बहुत लंबा है, आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करने को मिलेगा। बहुत बार आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है नहीं, फेलियर्स भी होंगे, और कभी कभी ऐसा होगा कुछ सक्सेस मिलेगा, प्री करेंगे, फिर मेंस नहीं होगा, फिर मेंस होगा तो इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू होगा तो मार्क्स कम होंगे तो रैंक अच्छा नहीं मिलेगा। पर विद टाइम, लंबा गेम है। आपने कभी टेस्ट मैच देखा होगा, पता है जो 300 बनाता है वो अपना फर्स्ट 100 रन बनाने के लिए अराउंड 200-300 बॉल लेता है, पर उसको 300 बनाने के लिए ज़्यादा बॉल्स नहीं लगते हैं। उसके बाद वो सेट होने के बाद अपना कंसिस्टेंट वो खेलता है, क्योंकि उसको पिच का पता होता है, गेम का पता होता है, कंडीशंस का पता होता है। तो मैं ये बोलूँगा यही एक तरह का गेम है, और इस गेम को आप जितना ज़्यादा बेटर अप्रोच से करेंगे, जितना ज़्यादा डेडिकेटेड और लंबा मान के चलेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो ही आप पहुंच पाएंगे। अगर आप शिफ्ट करते रहेंगे, मानो प्री नहीं हुआ तो मैं कोई और एग्ज़ाम का तैयारी कर लेता हूँ, मेंस तो अभी दूर है, ऐसा करता हूँ किसी और एग्ज़ाम को देख लेता हूँ तब तक। यस, प्लान भी होना चाहिए, पर पहले आप एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट सीरियसली देख के देखिए, उसके बाद आप प्लान बी की तरफ जाइए। यही मेरी की आपको वो टिप्स है। बाकी सबका अपना अपना डिफरेंट अप्रोच होता है करने का एग्ज़ाम। बहुत लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अंडर 10 रैंक लाते हैं, उनका भी अप्रोच होता है, दे हैव बिल्ड देयर फाउंडेशन सो वेल कि वो बहुत अच्छा एग्जीक्यूट कर पाते हैं उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में। और कुछ लोग विद देयर अटेम्प्ट फेलियर्स को देखते हैं, उसके बाद उससे लर्निंग लेते हैं, उसके बाद उसको इम्प्रूव करते हैं। और लक तो हर एग्ज़ाम में होता ही है, किसी दिन आपका अच्छा होगा, किसी दिन आपका ख़राब होगा,
पर लक तभी आपका काम में आएगा जब आप हर बार उस स्टेज तक पहुंचेंगे जहाँ पे लक का बात आ रहा है। अगर आप उस स्टेज तक ही नहीं पहुंचे तो फिर लक का कुछ डाउट नहीं। अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे ही नहीं है और आप बोलो कि नहीं ये मेरा तो नहीं हो पाएगा, लक साथ नहीं है मेरा, ऐसा नहीं होता। अगर आप 2 बार जाओगे तो 2 बार अच्छा नहीं, थर्ड टाइम आपको अच्छा मिलेगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो यही मेरा की टिप्स है आपके साथ। बाकी आप और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल एग्जाम रिलेटेड। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन तो मेरी वाइफ है। वो बहुत यानी वो ज़्यादा उसने मेरे को ऐसे में बहुत हेल्प किया था पर स्टिल मैं इम्प्रूव नहीं कर पाया। पर इंस्पिरेशन है, उसने काफ़ी गाइड किया, काफ़ी टाइम सपोर्ट भी किया उसने, कि बहुत बहुत लंबा जर्नी है। 2-2 3-3 महीने आपको मेंस के लिए तैयारी करना पड़ता है, तो आप उस टाइम को, फैमिली टाइम तो बिल्कुल जीरो हो जाता है, बिकॉज जॉब भी है मेंस भी है सब साथ में है। तो मैं तो यही बोलूँगा, इंस्पिरेशंस तो आपको अपने फैमिली में ढूंढनी चाहिए। और उसके बाद तो जैसे मेरे स्कूल से भी आईएएस बने थे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे एकदम। मेरी स्कूल से पढ़े थे, हिंदी मीडियम से टॉपर थे वो उस टाइम। तो वो मेरे इंस्पिरेशन थे एक। मुझे लगा वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, हमारा थोड़ा बैकग्राउंड भी ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशंस भी है और जॉब भी है, और स्टेबल जॉब थी, बहुत अच्छी जॉब थी। तो फिर भी लगा कि नहीं कुछ नया करना चाहिए, तो इसलिए ट्राई किया एंड फाइनली अचीव्ड। बस मिस्टेक, यस मिस्टेक्स यही है, मैंने ये सोचा था कि इस अटेम्प्ट में कि मेरे लिए प्रीलिम्स ही यूपीएससी होता है, तो मैंने प्रीलिम्स पे ही ध्यान दिया, मेंस का पहला आंसर ही मैंने एग्जाम में जाके लिखा। तो स्कोर बहुत खराब आया था। मैं चाहता तो इस अटेम्प्ट में भी मेरा इंटरव्यू कॉल आ सकता था अगर मैं ढंग से अप्रोच करता इस एग्जाम को। तो आपको अपना जैसे अभी प्रीलिम्स में तो टाइम है, तो आपको अपना मेंस अगर ऑप्शनल, जो मैंने बोला जे ये ट्रिनिटी है, ऐसे GS4 और ऑप्शनल, अगर आप इन पे कमांड है आपका, गोल्डन ट्रिनिटी, यानी अगर ये चीज़ अगर आपके बस में है तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट को आप ये कंपनसेट कर लोगे, और बाकी सब्जेक्ट अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, तो फिर तो सब कुछ ही सही है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाउंस बैक के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपके एक पर्सनल इंटरेस्ट भी होने चाहिए। जैसे फ्रेंड्स का ग्रुप होना चाहिए बहुत बढ़िया, जिसके साथ आप बैठ के थोड़ा टाइम पास कर सको। दूसरा, आपके अच्छे क्या बोलते हैं इंटरेस्ट होने चाहिए, वेब सीरीज हो गया, टीवी हो गया, मैच क्रिकेट हो गया, नहीं बहुत नहीं होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। हाँ, वो इंटरव्यू के लिए काम का है। अगर आपका हॉबी है तो फिर वो पूछेंगे कैसा है तुम्हारा हॉबी इंटरेस्ट। तो मैं बोलूँगा देखो आपको अगर मोटिवेशन तो बाउंस बैक के लिए है, तो पहला तो आपको अपना खुद की गलतियां पता होनी चाहिए। अगर आपने बहुत एफर्ट डाले फिर भी नहीं हुआ तो फिर आपको बाउंस बैक का इशू आता है। अगर आप एफर्ट नहीं डाले और फेल हो रहे तो फिर मेरे को लगता है आपको डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। आपको लगना चाहिए मेरे को तो जब मैंने परफॉर्म ही नहीं किया है तो हाउ कैन आई डिसअपॉइंट। तो डिसअपॉइंटमेंट के लिए, और आपको कंपेयर भी करना चाहिए, आप जिस एग्ज़ाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं, अगर आप उस एग्ज़ाम के उस सीरियसनेस से, उस एफर्ट के साथ उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप 1 महीना पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर लोगे और बाद में लग रहा है नहीं हुआ है मैं तो बहुत डिसअपॉइंट, वो नहीं है। आपने सीरियस एफर्ट डाला और नहीं हुआ है तो फिर आपका, आप तब बोल सकते हो मेरा लक नहीं था, ये क्वेश्चन में सही कर देता, ये सही हो जाता। तो पहला तो है कि सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए, और अगर है तब नहीं हुआ तो फिर बाउंस बैक के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप थोड़ा सा अपना टाइम लो, 1 आध महीना, ऐसा नहीं 4 दिन, आप थोड़ा टाइम लो अपना, देख लीजिए कि आपको और कुछ स्ट्रीम में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या फिर आपको लग रहा नहीं आप थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करके, बिकॉज हीट ऑफ द मोमेंट में आपको लगेगा कि नहीं मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पर विद टाइम आपको लगेगा नहीं मेरे साथ ठीक ही हुआ है, ये मैंने यहाँ गलती किया है ये, बिकॉज इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डिजर्विंग है और नहीं होते हैं, बहुत दिखेंगे आपको, बिकॉज बहुत स्क्यूड रेशियो है, रिपीटर्स बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन में, तो उनका तो ऑलरेडी एडवांटेज बहुत ज़्यादा है आपसे। तो आपको तो अपना अप्रोच पूरा करना है, मेहनत करना है, और नहीं हो रहा है तो फिर आप थोड़ा या तो प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, आप अपना स्ट्रेटजी को इवेल्युएट कीजिए, और मेरा तो यही रहेगा आप एटलीस्ट प्री क्लियर कीजिए, तो अपना आप आपको मोटिवेशन आएगा लाइफ में, आप अपने आप को एक प्रिविलेज फील करेंगे जब आप मेंस लिखेंगे। और जब आप मेंस लिख के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको कोचिंग वाले खुद फील करवा देंगे कि यू आर, बस थोड़ा सा और मेहनत और तुम बन जाओगे अब तो।
जैसे मैं जब पहली बार इंटरव्यू कॉल आया था मेरे को, तो मुझे लगा था अब तो मैं बन गया आईएएस, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऐसा ट्रीट करवाते थे एकदम प्रॉपर, हर जगह से बुलावा आ रहा है, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, ऐसे बस अब तो बस हो ही गया है असिस्ट। तो मैं बोलूँगा इन सब से आपको मोटिवेशन मिलेगा, पर ठीक है उस टाइम नहीं हुआ, तो लगा अब तो बहुत पहुंच चुके हैं, अब तो होने ही वाला है बस थोड़ा सा। तो मैं बोला ना, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगा आपके पास। तो पहले आप पहला चैलेंज क्लियर कीजिए, आपको नेक्स्ट चैलेंज आप अपने आप में मोटिवेशन दिखेगा, आपको अपने कलीग्स में ही दिखने लग जाएगा अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ होगा तो। मैं वन गो में करता था, मेरा वो नहीं था कि मैं पहले सेलेक्ट करके रखूँ, मैं करता था और भरता रहता था साथ में ओएमआर, क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये था, मैंने 6 क्वेश्चन छूट गए थे भरने ही ओएमआर में, और जिससे मेरा रह गया था। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम लर्निंग ली कि मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है, वहीं पे उसको सही करना है, और वहीं मैं फर्म होकर उसको भर देता था, और नॉर्मली मेरा तो 90 प्लस में करके आता था, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी अच्छा था। आप और मैं बोला ना, इतना नंबर नहीं चाहिए, ये सब 20-20 नंबर ज़्यादा है अपना कट ऑफ से, इतना मार्क्स नहीं चाहिए, इससे कम भी होगा तो भी चलेगा। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ की सब्जेक्ट्स है उस पर ध्यान दीजिए अपना, आपको लगेगा, आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिए, आपको दिखेगा करंट के क्वेश्चन है अराउंड 15, तो उसके बाद में आपको पॉलिटी दिखेगा, इकोनॉमिक्स दिखेगा, आईआर दिखेगा, मैप दिखेगा। तो वो तो ये जो बेसिक चीज़ है, वो अगर आप वो कर लोगे और नेगेटिव मार्किंग को बचा लोगे, तो आपका हो जाएगा अच्छे से, मुझे लगता है। बाकी तो इट्स वेरी सिंपल फॉर मी, बट एग्जीक्यूट करने में मुझको भी बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले थे मैंने, बहुत ज़्यादा मॉक दिए थे, तब जाके मैं इस पोजीशन पे पहुंचा था। थैंक यू, थैंक यू।